नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आप सुनेंगे, आंख की किरकिरी। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। प्रस्तुत है आंख की किरकिरी इस नाटक का पहला भाग। मैं हूं महेंद्र। बचपन से ही उछल फिर रहा हूं। मैं अपनी इच्छा पर दूसरे का अंकुश सहन नहीं कर सकता। घर में मैं हूं, मेरी मां राजलक्ष्मी है और काकी अन्नपूर्णा। इसके अलावा मेरा बचपन का परम मित्र बिहारी। हाँ, मैं महेंद्र का परम मित्र हूं। वैसे मेरा कोई नहीं है। महेंद्र की मां को ही अपनी मां समझता हूं और अन्नपूर्णा काकी को काकी। काकी साक्षात देवी है। मैं उनकी भक्ति करता हूं। शादी के लिए काकी की भांजी आशा को मैं देखने गया। लड़की सुंदर और सुशील थी। लड़की देखने महेंद्र भी मेरे साथ गया था। बात पक्की हो गई। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए कि हमारी शादी महेंद्र के साथ हो गई। वैसे हमारे पति की शादी हमारी सास की सहेली की लड़की विनोदनी से होने वाली थी, लेकिन मेरा ऐसा भाग्य कहाँ था। शादी से ही 4 दिन पहले उन्होंने इनकार कर दिया। फिर बिहारी से शादी की बात चली, लेकिन और फिर मजबूरी में मेरी शादी एक रोगी व्यक्ति से हो गई। और कुछ दिनों बाद वो चल बसी। एक बार महेंद्र की मां अपनी मायके आई, वहीं उन्हें मैं मिल गई। उनके साथ बिहारी भी था। जब कलकत्ता लौटने लगी तो मुझे भी अपने घर ले आई। घर का सारा काम मैं स्वयं करने लगी तो महेंद्र की पत्नी आशा अपने आप को मेरे सामने छोटा समझने लगी, मुझसे दूर दूर रहने लगी। लेकिन थोड़े ही समय में हम सहेलियां बन गई। अब आशा, महेंद्र और मेरी सभा रोज ही जमने लगी। लेकिन घर के कामकाज में मैंने किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने दी। रसोई पानी, कामकाज, माँ की सेवा सब करने के बाद ही मैं आमोद प्रमोद में सम्मिलित होती थी। मुझे इतना काम करते देख महेंद्र कहता, दास दासियों से काम न लेकर तुम उन्हें मिट्टी कर दोगे। अरे काम न करके स्वयं मिट्टी होने से तो अच्छा ही है। जाओ, तुम कॉलेज जाओ। लेकिन आज इस मौसम में? नहीं, ये नहीं होगा। गाड़ी तैयार है, कॉलेज जाना ही पड़ेगा। सच विनोद, तुमने आकर इस घर की काया ही पलट कर दी। घर का नक्शा ही बदल गया। कपड़े यथास्थान पर तैयार। हर जगह तुम्हारी सेवा का अनुभव करता हूं। आशा को तो किसी काम का शऊर ही नहीं। अरे हाँ, बिहारी बाबू बहुत दिनों से नहीं आए। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बिहारी ने मुझे लिखकर सूचित किया था कि रविवार को मां के हाथ का भोजन करेगा, लेकिन मैंने उत्तर लिख दिया कि रविवार को मुझे विशेष कार्य से बाहर जाना है। तुमने ऐसा क्यों लिखा? अरे उसके आने पर अपना रविवार मिट्टी हो जाता। अरे महेंद्र, शंभू से मालूम हुआ कि तुम बाहर नहीं गए, घर में ही हो। हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं, इसलिए बाहर नहीं जा सका। वो सर में बहुत दर्द है। बैठो बिहारी। तुम बहुत देर से बैठे हो। लाओ, सर में बाम लगा देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे लेटो भी, मैं लगा देती हूँ। लेटो भी, लेटो। अच्छा। कुछ आराम मिल रहा है? हाँ। अरे विनोद भाभी, ऐसी सेवा टहल होने पर तो रोग घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। हम मूर्ख स्त्रियां ऐसे क्या जाने। आप लोगों के डॉक्टरी शास्त्र में कदाचित ऐसा ही लिखा होगा। ठीक तो है। अरे ये सेवा देखकर तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। किंतु मेरे जैसे अभागे कपाल को बिना चिकित्सा के ही चटपट ठीक हो जाना पड़ता है। महेंद्र भैया के सिर में जोर अधिक है। मुझे क्या आवश्यकता है? मित्र ही मित्र की चिकित्सा करें। ठीक है, मित्र की चिकित्सा मित्र ही करेगा। मैं ही सर दर्द लाया हूं, मैं ही इसे साथ ले जाऊंगा। औषधि द्वारा बीमारी दूर करने की अपेक्षा बीमारी होने न देना ही अच्छा है। अच्छा, मैं चलता हूं।
दूर रहने से काम नहीं चलेगा। जैसे भी हो मुझे इनमें शामिल होना ही पड़ेगा। कई दिनों से पढ़ाई में व्यस्त रहने के कारण मैं इधर नहीं आ सका। मुझे क्या मालूम था कि इस बीच मामला यहां तक बढ़ गया है। नहीं नहीं, अब इनसे दूर रहने से काम नहीं चलेगा। अब इनसे दूर रहने से काम नहीं चलेगा। मालूम होता है बिहारी बाबू को यह सब अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं महेंद्र के सर पर बाम लगा रही थी, बिहारी बाबू की आंखों में मैंने देखा कि वे मानो ये अभिनय देखकर मुस्कुरा रही थी। मालूम होता है इस आदमी को धोखा देना कोई सरल काम नहीं। कुछ भी उसकी दृष्टि से छिपा नहीं रह सकता। ओह, मैं यहां क्यों आई? विनोद भाभी, इस लड़के को इसकी माँ ने मिट्टी किया, अब स्त्री कर रही है। तुम वैसा ना करके एक नया रास्ता दिखाओ। अर्थात मेरे जैसे आदमी को, जिसे कोई कभी पूछता नहीं, उससे मिट्टी करो। हम मिट्टी होने की उम्मीदवारी इतनी सरल नहीं है बिहारी। सिर्फ दरख्वास्त देने से ही काम नहीं हो जाता। मिट्टी होने की क्षमता भी तो होनी चाहिए बिहारी बाबू। वो तो अपना गुण ना होने पर भी दूसरे का हाथ लगने से आ जाती है। बहन किरकिरी, भाई अपने इस तेवर का भार अब तुम ही ले लो। बहन, तुम्हारा ये भिक्षुक तेवर मेरी आड़ में तुम्ही से मान की भिक्षा मांगने आया है। अरे कुछ दे दे। हम जाते हैं। वाह भाई वाह, मेरी बारी में बातें दूसरों पर टाल दी जाती हैं, किंतु महेंद्र के साथ नकद कारोबार होता है। बिहारी, ये तू क्या बक रहा है? ठीक है, मैं चलता हूं। अरे रे रे रे, आप निराश होकर न चाहिए बिहारी बाबू। मैं अभी किरकिरी को भेज देती हूँ। महेंद्र, तुम अपना सर्वनाश करना चाहती हो तो करो, किंतु जो सरल हृदय साध्वी तुम पर पूर्ण विश्वास रखती है, उसका सर्वनाश ना करो। अब भी कहता हूं, उसका सर्वनाश ना करना। पहेली मत बुझाओ बिहारी, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। साफ ही कहूंगा। महेंद्र, विनोद ने तुम्हें जानबूझकर अधर्म की ओर ले जा रही है और तुम ना समझकर कुमार की ओर बढ़े जा रहे हो। बिल्कुल झूठ। यदि तुम किसी भद्र महिला को ऐसी संदेह भरी दृष्टि से देखते हो तो अंतःपुर में तुम्हारा आना ही ठीक नहीं। ठीक है, मैं चाहता हूं। बेटी, तू अपना भी ख्याल रखा कर। अरे जब से मैं बीमार हुई हूँ तो हर समय मेरी ही सेवा में लगी रहती है। अरे क्या हुआ माँ? मुझे तुम्हारी सेवा करने में कितना आनंद मिलता है। अरे वही तो तुझ में विशेषता है जी। जब भी तुझ पर कोई काम आ पड़ता है तो तू उस काम को करने में इतनी तल्लीन हो जाती है कि किसी और ध्यान नहीं देती। काश तुम मेरी बहू होती। माँ, आप ज्यादा न बोलें, आराम करें। चुन्नी, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि मेरे नहाने से पहले मेरे कपड़े तैयार कर दिया करो, पर एक दिन भी तुमने ऐसा नहीं किया। इससे कितना समय बर्बाद होता है। पर हमने तो नौकर से कह दिया था। नौकर से कह दिया था, अपने हाथ से नहीं कर सकती थी? तुमसे तो किसी काम की आशा करना ही व्यर्थ है। तुम कुछ भी नहीं समझती कैसे क्या करना चाहिए। कमरे की हालत देखी है, हर चीज बेतरतीब है। तुम हमें दासी की तरह रखो, दंड दो, फिर अपने चरणों की सेवा के योग्य बना लो। चुन्नी, मुझसे अपराध हुआ है। मुझे क्षमा कर दो चुन्नी। नहीं, ऐसा न कहो। तुमने कोई अपराध नहीं किया, सब दोष हमारा है। चुन्नी, मेरी हृदय मणि चुन्नी, मैं हृदय में सबसे ऊपर तुम्हें रखूंगा। अरे हाँ, कॉलेज में कल से हमारी नाइट ड्यूटी पड़ रही है, इसलिए वहां मेस में रहना पड़ेगा। सुनो, हमारी एक प्रार्थना है। कहो।
तुम हमें रोज एक चिट्ठी भेजा करोगे? और तुम भी? चलो हो तो, हमें क्या लिखना आता है? माँ को प्रणाम करके मुझसे बगैर मिले ही चले गए। मैं इसमें जाकर रहेंगी। दिखाना चाहती हैं कि मेरी परवाह नहीं करती। उफ। महेंद्र, आशा के प्रति तुम्हारा प्रेम मेरे प्रणय वंचित चित्त को हमेशा ही बधा करता है। मुझ जैसी स्त्री रत्न की उपेक्षा करके तुमने आशा जैसी क्षीण बुद्धिहीन बालिका का वरण किया। महेंद्र, तुमने मेरे अंतर में एक आग सुलगा दी है। मैं तुम्हें दंड दूं या हृदय समर्पण कर दूं? ये आग हिंसा की है या प्रेम की? पर चाहे जिस कारण भी हो, चलने के लिए या चलाने के लिए मुझे महेंद्र की जरूरत है। हाँ, मुझे उनकी जरूरत है। मुझे उनकी जरूरत है। वो जाएंगे कहाँ जाएंगे? वो उन्हें लौटना ही होगा। वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं। उन्हें गए कितने दिन हो गए, लेकिन उनकी चिट्ठी नहीं आई। क्या अभी भी वो हमसे गुस्सा है? उन्हें क्या मालूम, हम अपनी हर शाम उनकी चीजों को स्पर्श करके काटा करते हैं। हमने तो उनसे प्रार्थना भी की थी कि हर रोज हमें चिट्ठी भेजा करना। क्यों यहाँ चुपचाप अकेले में क्या उनकी याद से बातें हो रही हैं? बहन देखो ना, हमसे कहकर गए थे कि हमें रोज चिट्ठी लिखा करेंगे, पर उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई। हमें डर लगता है कहीं वो हमसे गुस्सा। अरे रे, रोते नहीं। हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो आशा ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। हमें लिखना नहीं आता बहन। हाँ, हमारी तरफ से तुम चिट्ठी लिख दो ना। अरे इसमें सोचना क्या है, जो दिल में आए वो लिख दो। अब हम चलते हैं। ये क्या बिहारी बाबू, क्या आप बीमार हैं? नहीं तो दोनों आंखें सुर्ख क्यों हैं? अरे हाँ विनोद भाभी, महेंद्र कहाँ गया है? कॉलेज में विशेष काम है ऐसा कह के गए हैं। विनोद भाभी, तुम आशा की देखभाल करना। आशा इतनी सरला है कि किसी को चोट पहुंचाना नहीं जानती, यहां तक कि आघात से अपनी रक्षा करना भी नहीं जानती। आप निश्चिंत रहें बिहारी बाबू, मेरी आंख की किरकिरी के लिए चिंता करके अपने आप को अधिक कष्ट न दें। अच्छा, मैं चलता हूं। आशा के लिए बिहारी बाबू का हृदय कितना व्यथित है। महेंद्र ने आशा से विवाह किया, उस आशा से जिसके साथ बिहारी की बात पक्की हुई थी। वो ही बिहारी बाबू आशा की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि विनोदिनी हमेशा आशा के आंसू पूछने के लिए तैयार रहे। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसीलिए जन्म लिया है कि मैं आशा के रास्ते के कांटे चुनूं, आशा के सुख में जरा भी कमी ना आने दूं। लेकिन नहीं, मैं एक बार इस महेंद्र को, इस बिहारी को धूल में गिराना चाहती हूँ। या तो आशा ही रहेगी या विनोदिनी।
दिनों के बाद आशा की चिट्ठी आई है। आशा, मेरी आशा। जरा पढ़ूं तो आशा ने क्या लिखा है। प्रियतम, जिसे भूलने के लिए चले गए हो, इस पत्र में उसकी याद क्यों दिलाऊं? तुम्हारी अवहेलना, ये उपेक्षा जो कांटे की तरह मेरी पसलियों में समा गई है, वो दिन रात सब कामकाज, सब चिंताओं के बीच मुझे बेधती रहती है। नाथ, हाँ नाथ, तुमने जो मुझसे प्रेम किया वो क्या मेरा ही अपराध है? मैंने क्या स्वप्न में भी ऐसे सौभाग्य की आशा की थी? न जाने क्या देखकर तुमने मुझे इतना आदर दिया, लेकिन एक बात समझ न सकी कि घर में रहते हुए भी क्या तुम मुझे फेंक नहीं सकते थे? मेरे लिए भी क्या तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत थी? मैं क्या तुम्हें इस तरह पकड़े हुए हूं? मेरे लिए क्या कहीं जाने का रास्ता नहीं रह गया था? मैंने तो कई बार काम जाना चाहा, लेकिन मुझे रोक लिया गया, वरना मैं तो बह कर आई हूं, बह कर चली जाती। ये चिट्ठी, समझा। आशा की आड़ लेकर विनोदनी ने चिट्ठी भेजी है। विनोदनी समझती है कि मैं उसे भूलने के लिए घर छोड़कर आया हूं। उसकी इस स्पर्धा को झूठ सिद्ध करने के लिए मुझे तुरंत ही घर लौटना चाहिए, और अब से मैं विनोदनी से दूर ही रहूंगा। यहां लौटने से पहले मैंने सोचा था कि मैं विनोदनी से दूर रहूंगा, लेकिन ये स्वाभाविक स्थिति नहीं। सहज भाव से बातचीत करके इसे खत्म कर देना चाहिए। बिहारी बाबू, न जाने महेंद्र बाबू को क्या हो गया है। मुझे अपनी किरकिरी के लिए बड़ी चिंता हो रही है। मैं तो सदा यहां रहूंगी नहीं, पर मेरे चले जाने के बाद तुम उसका ध्यान रखना, वो दुखी ना होने पाए। भाभी, तुम्हें रहना ही पड़ेगा। तुम्हारा अपना कोई नहीं। तुम इस सरला बालिका की सुख दुख में रक्षा करने का भार अपने ऊपर ले लो। लाला जी, मैं सदा यहां कैसे रहूंगी? लोग क्या कहेंगे? लोग जो कहें कहने दो। तुम देवी हो। संसार के निष्ठुर आघात से बालिका की रक्षा करना तुम्हारे ही योग्य काम है। भाभी, पहले मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था। मैंने भी संकीर्ण हृदय सामान्य लोगों की तरह तुम्हारे बारे में नीच धारणा बना ली थी कि तुम आशा के सुख से ईर्ष्या करती हो। किंतु बाद में तुम्हारे हृदय का परिचय मिला और तुम पर श्रद्धा हो गई। अच्छा, मैं अब चलता हूं। सुनो, तुम तो काशी जाकर अपनी काकी से मिलाए और उनका हमारे लिए दिया उपहार सिंदूर की डिब्बी भी ले आए। सुनो, हमें भी एक बार मौसी की चरण धूलि लेने जाने दो ना। चुन्नी, तुम्हें तुम्हारी पुण्यवती मौसी का आशीर्वाद है। वे तुम्हारे ही मंगल के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर चली गई। तुम्हारा कभी कोई अकल्याण नहीं हो सकता। मौसी, तुम्हारा आशीर्वाद सदा मेरे स्वामी के साथ रहे। सुनो, क्या तुम मेरी एक प्रार्थना पूरी करोगे? मुझे एक बार, सिर्फ एक बार उनसे मिलने जाने दो। वो मेरी ताई जी है ना, हाँ, वो मेरी ताई जी है ना, वो काशी जाने वाली है। उन्हीं के साथ मुझे भेज दो। मैं अभी माँ से कहता हूँ। माँ! क्या है बेटे? माँ, बहू काशी जाना चाहती है। मुझे कॉलेज में काम है, मैं नहीं जा सकूंगा। उसकी ताई जा रही है, उसी के साथ चली जाएगी। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है। वो लोग बड़े आदमी ठहरे, उनके साथ जाने से हमारा गौरव बढ़ेगा ना। महेंद्र, तुम साथ क्यों नहीं चले जाते? मैं नहीं जा सकूंगा। तो फिर साथ विनोद भाभी चली जाए तो कैसा रहेगा? बिहारी,
अपने मन की बात साफ साफ कहो। छल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर अंदर ही अंदर संदेह करते हो कि मैं विनोदनी से प्यार करता हूं। प्रेम मैं नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हारे सामने कहता हूं कि तुम आशा से प्रेम करते हो। महेंद्र, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे महेंद्र, मैं जा रहा हूं। लाला जी, किरकिरी के साथ मैं भी काशी जाऊंगी। नाना भाभी, ये ना होगा। मैं यहां का कोई नहीं हूं। मैं किसी बात में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। इससे भला नहीं होगा। तुम देवी हो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। मैं चल दिया। लाला जी, मैं देवी नहीं हूं, मैं देवी नहीं हूं। तुम्हारे जाने से किसी का भला नहीं होगा। पीछे मुझे दोष मत देना। समझ में नहीं आता, ऐसे स्पष्ट आरोप का भी प्रतिवाद बिहारी ने क्यों नहीं किया। पर अच्छा ही हुआ, इससे अब वो आशा से दूर चला गया। वो कई दिनों से यहां आए नहीं थे। महेंद्र ने जब कहा कि तुम आशा से प्रेम करते हो, तब उस समय बिहारी का चेहरा कैसा रक्तहीन हो गया था। मैंने बिहारी को एक पत्र लिखा। लाला जी, उस दिन तुम्हारा शुष्क मुख देखने के बाद मैं निरंतर प्राण मन से कामना कर रही हूं कि तुम स्वस्थ हो जाओ। जैसे थे वैसे ही। वो सहज हंसी, वो उदार वाणी फिर कब सुनूंगी? एक पंक्ति लिखकर मुझे जता देना, तुम कैसे हो? तुम्हारी विनोद भाभी। विनोद की चिट्ठी लेकर दरबान बिहारी के यहाँ गया तो मालूम हुआ कि बिहारी रात की गाड़ी से पश्चिम की ओर चला गया है। जब दरबान चिट्ठी लेकर वापस लौट रहा था तो उसे मैं मिल गया। मैंने वो चिट्ठी उससे ले ली और पढ़ने लगा। समझ में नहीं आता कि विनोदनी के मन की गति किस ओर है तो क्या मैं विनोदनी से प्रेम नहीं करता कहकर मैंने जो उसका तिरस्कार किया है, उसी के कारण अभिमानवश मेरी आशा छोड़ दूसरी ओर जा रही है। वो मेरे अधिकार से अलग चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे उसे अपनी ओर खींचना ही होगा। हाँ, उसे अपनी ओर खींचना होगा। मुझे उसे अपनी ओर खींचना होगा। व्यर्थ खड़ी हो, भेंट नहीं होगी। लो, तुम्हारी चिट्ठी लौट आई है। मैं जा रहा हूं। लेकिन चिट्ठी खुली हुई क्यों है? मैं पूछती हूँ, चिट्ठी खुली हुई क्यों है? समझी, बिहारी ने चिट्ठी खोली और पढ़कर वापस कर दी। बगैर एक पंक्ति लिखे मेरी चिट्ठी वापस कर दी। मैं अपने चारों ओर आग लगाकर सब भस्म कर दूंगी। मुझे सुख न मिला तो ना सही, लेकिन जिन्होंने मुझे कृतार्थता से भ्रष्ट किया है और समस्त संभावित संपदा से वंचित कर दिया, उन्हें परास्त कर धूल में मिला देने से ही मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तभी मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तभी मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। बेटी, देख रही हूं कि महेंद्र आजकल बड़ा विक्षिप्त सा रहता है। शायद बहू के चले जाने के कारण उसे अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझसे तो सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाया नहीं जाता।
तू ही महेंद्र की देखभाल किया कर बेटी। जरूरत क्या है माँ? हाँ, अच्छा अच्छा, तब मुझसे ही जो कुछ हो सकेगा करूंगी। चलो जरा देखो तो उसे। नहीं नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ। जो तुम्हारी आज्ञा होगी करूंगी। कई दिन से तुम्हारे खाने पीने के समय हाजिर नहीं रह सकी। कोई गलती हो तो क्षमा करना। कभी कभी ऐसी गलती का होना अच्छा है, क्योंकि बाद में ब्याज सहित वसूल किया जा सकता है। महाजन बताएंगे कि ब्याज कितना हुआ? खाने पीने के बाद हाजिरी को बात करके भी कुछ निकलेगा ही। तुम्हारा हिसाब कितना कठोर है। जो एक बार तुम्हारे हाथ में पड़ गया उसका फिर उद्धार नहीं। हिसाब जो है, पर अदायगी में क्या मिल पाएगा? अदायगी लायक यहाँ है ही क्या? तब भी तो बंदी कर रखा है। किरकिरी, क्या ये तुम्हारे लिए जेल खाना है? कौन जाने, बाद में तुमसे कौन जीत सकता है। अच्छा जाती हूँ, काम बहुत है। जब बंधन स्वीकार किया है तो जाती कहाँ हो? छी छी, छोड़ो। जिसे भागने का कोई रास्ता नहीं, उसे बांधने की चेष्टा क्यों? अरे आशा, तू? बेटी, मैं तो मुझसे मिलकर गया ही था, फिर कुछ समय बाद तुम मेरे पास काशी चली आई। बेटी, कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? सच बता, सच बता, महेंद्र अच्छी तरह तो है ना? नहीं मौसी, ऐसा कुछ भी नहीं, सब ठीक है। हे भगवान, भगवान सदा तुम्हें सुखी रखे। अरे हाँ, बिहारी का क्या हाल है बेटी? वो क्या ब्याह करेगा ही नहीं? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? उनकी बात मुझसे न पूछो। अरे बता तो, क्या बात है? वो मैं न बता सकूंगी। बेटी, बेटी सुन तो चुन्नी। हे भगवान, सोने जैसा लड़का। बिहारी में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो चुन्नी आज उसका नाम सुनकर उठ गई? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। इलाहाबाद से कुंजी की सास आने वाली थी, शायद वो ही आ गई। चुन्नी, चुन्नी बेटी, लालटेन लेकर नीचे जा और दरवाजा खोल दे। अच्छा मौसी, खोलती हूँ। हाँ। भाभी जी, मैंने तो सुना था कि तुम काशी नहीं आओगी। मौसी, 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 मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ मौसी, उन्हें अभी यहाँ से चले जाने को कह दीजिए। किसे चुन्नी? किसे? वो बिहारी लाला जी है ना, वो यहाँ भी आ गए मौसी। अच्छा, बिहारी, बिहारी, बिहारी। काकी, मैं तुम्हारे मंगल चरणों का आश्रय लेने आया था। क्या? बस कुछ न कहो, चलता हूं। प्रणाम। सुनो, हम तुम्हें लिख रहे हैं। बिहारी लाला जी एकाएक आज शाम यहाँ चले आए थे। तुम जल्दी आकर हमें ले जाओ। ताऊ जी के लौटने का भी कुछ नहीं। तुम जल्दी आकर हमें ले जाओ, हमें ले जाओ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आंख की किरकिरी का पहला भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। यह हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।